इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं निशा होटल पटना। नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारियां जोरों पर है और इसी सिलसिले में एनडीए आगे बढ़कर लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश में लगी है। इससे वो अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है और महागठबंधन को नाकारा साबित करने की कोशिश की जा रही है। आज एनडीए के कई मंत्रियों ने ताबड़तोड़ रैलियां की, जिसमें केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के साथ एनडीए के कई और दिग्गज नेताओं ने रैलियां की। इन सभी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में अब तक किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है और ना ही महिला सुरक्षा को लेकर कोई काम हुआ है। जंगल राज खत्म करने को लेकर बिहार विकास पर तो पूरी तरह से विपक्ष फेल साबित हुआ है। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने युवाओं का सहारा लेकर बिहार में अपनी नैया को पार लगाने की कोशिश जरूर की है। इस रैली के दौरान शाह ने कहा कि देश में अभी तक जितना भी विकास हुआ है सब युवाओं के बलबूते पर हुआ है, इसीलिए बिहार के युवाओं को भी आगे लाया जाए और उनके आगे बढ़ाने की कोशिश एनडीए की पहली प्राथमिकता रहेगी। तो बिहार में लगातार तीसरे चरण के चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में है। रैलियां दोनों ही तरफ से की जा रही है। युवाओं को लुभाने की बात हालांकि आज अमित शाह ने जरूर अपने एक संबोधन में कही है, लेकिन देखना होगा युवा वोटर कितना उनकी तरफ आकर्षित होता है। दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से भी लगातार रैलियां की जा रही है। नीतीश कुमार लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत जानना दिलचस्प हो जाता है कि कितना असर इन रैलियों का पड़ रहा है, क्योंकि वादों और दावों के साथ बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं परमानंद रेड्डी साहब, हैं वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के। परमानंद साहब, बहुत स्वागत आपका वल्लभ टीवी में। पहला सवाल यही कि आज लगातार चुनावी रैलियां हुई है, महागठबंधन की तरफ से हुई है, जेडीयू की तरफ से हुई है। अमित शाह ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि बिहार की बदहाली के लिए लालू नीतीश ही जिम्मेदार हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। जब हम एनडीए में थे 17 साल तक, 8.5 साल तक बिहार में ये हमारे साथ थे जी, तब तक तो हम बहुत तरक्की कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आज जब उनसे अलग हो गए तो कोई विकास नहीं हो रहा। पहले तो वो विकास के नारे लगा रहे थे कि बहुत अच्छा विकास किया हमने, ये किया है, नीतीश जी के साथ मिलकर ये किया है, ये किया है। आज जब वो अभी हुए गए, जुम्मा जुम्मा हुए, अलग हुए हैं, और ये आरोप उनका बिल्कुल कहीं भी फिट नहीं बैठता है। ये तो चुनावी रैली है, उसका एक एजेंडा उन्होंने शोषा उड़ा दिया है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो रैलियों के जरिए मुद्दे उठाए जाते हैं, लगातार उन्होंने निशाना साधा है, बिहार के पिछड़ेपन को लेकर भी नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की जो दोस्ती है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से महासंग्राम बिहार में छिड़ा हुआ है। आपको नहीं लगता है कि तमाम चीजों को लेकर एक संदेश वोटरों में जाता है, बिहार के लोगों में जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे जो है बीजेपी का एक बौखलाहटपन है कि नीतीश और लालू एक हो गए हैं, और हमको बीजेपी को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो गठबंधन करना ही था। और लालू जी की एक अपनी छवि है जी, अगर उन पे चारा घोटाला का थोड़ा सा इल्जाम भी है तो उससे बड़े बड़े इल्जाम देखो मोदी जी पे रहे हैं, गोधरा कांड और बहुत काम वो इल्जाम रहे हैं, मैं उनको बोलना नहीं चाहता। नहीं, बताइए आप, क्योंकि आज बिहार की जनता आपको सुन रही है तो जानना चाहती है कि क्या सिर्फ आप पर ही आरोप लगाए जाते हैं? देखिए, अब मोदी जी पे इतने बड़े इल्जाम रहे हैं गोधरा कांड का, लोग आज भी उनको पता नहीं तरह तरह की बातें बोलते, मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता। और लालू जी पे जो गोधरा कांड के अलावा कोई उदाहरण दीजिए। और गोधरा कांड के अलावा और भी बहुत सारे बीजेपी ने यहाँ पर, अब दिल्ली में देख लीजिए, अभी लड़ाई झगड़े का नौबत आ गई थी, सांप्रदायिक दंगे होने की नौबत आ गई थी। अभी यूपी में देख लीजिए, वो दादरी कांड जो हुआ है, अभी देखिए सबकी किसकी आग लगाई नहीं किया मामला है सारा।
तो आप ये क्या कैसे कह सकते हैं कि ये सब बीजेपी का कराया कराया है? देखिए, जब भी कोई चुनावी माहौल बनता है, ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिकवाद को लेकर चलते इनका मुख्य एजेंडा है। ये कभी भी राजनीति की जो प्रकाशता है उस पर खड़े उतरते नहीं हैं जी। और धर्म की प्रकाशता को लेकर ये लोग कहीं ना कहीं ऐसा पंच मारने की कोशिश करते हैं कि लोग सांप्रदायिकवाद में फंस जाएं। और लेकिन आपको नहीं लगता कि रेड्डी साहब कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है एनडीए के सामने कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, महागठबंधन तो बहुत तेजी से उभर रहा है। ये बीजेपी की बौखलाहट है और ऐसा एक रोमर उड़ाया जा रहा है। वो इतना बौखला गए हैं नीतीश जी की और लालू जी की सभा से इतना बौखला गए हैं, उनको साफ पता चल गया कि हमारी हार निश्चित है। लेकिन अब वो हार निश्चित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मापदंड अपना रहे हैं और अपनाने भी चाहिए विपक्षी पार्टियों को। लेकिन ये रोमर जो उड़ा रहे हैं, आप देखिए जब चुनाव 8 तारीख को देखिए, 8 नवंबर को जो आएंगे रिजल्ट्स आएंगे जी, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा इनकी बौखलाहट का क्या कारण था। लेकिन तमाम जो नेता हैं वो लगातार निशाने पर लालू और नीतीश को ले रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि लालू सोनिया गांधी के साथ मंच साझा क्यों नहीं करते, उनके साथ ज्यादा रैलियां क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका कोई जवाब आपके पास? देखिए, रविशंकर प्रसाद जी बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं और उनको पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो ये बात वो छोड़ दी है। चुनावी माहौल में छोड़नी पड़ती है और अपने राष्ट्रीय नेता को दिखाना ही पड़ता है कि मैंने कुछ बोला है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई है? नहीं, कोई सच्चाई नहीं इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं फर्क तो इसका पड़ता है ना रेड्डी साहब, क्योंकि चुनाव इस वक्त चल रहा है। आप तमाम आरोपों का कह रहे हैं कि ये चुनाव इस वक्त चल रहा है इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं, इनका असर तो दिखता ही है चुनाव में। बिहार की जनता के सामने एक संदेश तो जा ही रहा है। आप पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। बिहार की बदहाली का आरोप लगाया जा रहा है, विकास का पिछड़ेपन का आरोप लगाया जा रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है बिहार में। ये तमाम आरोप है, आप इन आरोपों से इनकार कैसे कर सकते हैं? नहीं, आरोप लगाना एक अलग बात है। आप देखिए विकास कितना हुआ है। नीतीश जी ने जितना विकास किया है शायद ही किसी ने किया हो। और उस वक्त ये लोग भी उसकी काफी पींगे बढ़ा रहे थे कि हाँ जी हमने विकास करवाया है, नीतीश जी ने ये करा है, ये करा है। नीतीश जी की तारीफ कर रहे थे, ये लोग थकते नहीं थे। लेकिन तब गठबंधन और इंटरनेशनल मंच पे भी उनका स्वागत हुआ है। विदेशों में भी नीतीश जी की विकास को लेकर बहुत स्वागत हुआ है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है, क्योंकि विदेशियों की भी बहुत नजर है। अमेरिका सबकी इनकी नजर है, इनकी खुफिया चीजें लगी हुई, कौन क्या काम कर रहा है, कितना विकास कर रहे हैं। नीतीश जी अगर विकास नहीं करते तो विदेशों में उनको कोई लाइक नहीं करता। लेकिन विकास सिर्फ कुछ आपको लगता है कि बिहार में कुछ इलाकों का हुआ बहुत है, पूरे बिहार का विकास तो मेरा बहुत विजिट रहा है बिहार में। हम भी बिहार गए थे और हम लगातार 1 महीने बिहार में ही थे और बिहार के लोगों से हमने तमाम राय जानी, वहां पर हम घूमे। वो समस्या जो हमने देखी वो मैं आपको बताऊंगा, आप पहले अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप गए थे तो उससे पहले नहीं गए आप, जब हमारी 8.5 साल पहले सरकार जो थी, अब सरकार जो थी उससे पहले तो इतना मैंने कि मामला इतना खराब था कि कहीं निकलना मुश्किल था। लोग राह में लूट लिया करते थे, लड़कियां स्कूल तक नहीं जाया करती थी और सड़कें इतनी गंदी थी कि आपकी गाड़ी नहीं चल सकती थी। और अब देखो सड़कें इतनी अच्छी बनाई है, जो दिल्ली में भी मात करती है उनको भी मात करती हैं। और लड़कियां अपनी साइकिलों में जाती हैं, इतना सुंदर सा दृश्य लगता है जी। तो विकास ऑटोमेटिक दिखता है, बोलने से और ऐसे एलिगेशन लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आप ये बताइए, आज तक राघोपुर का विकास क्यों नहीं हो पाया? आज तक वहां सड़क क्यों नहीं बन पाई? आज भी लोग वहां से नाव एक मात्र जरिया उन लोगों का आर पार करने का, यही विकास है? नहीं, वो एक बहुत बड़ी परियोजना का एक हिस्सा है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि पूरा विकास हुआ है, ऐसी में आपको बहुत सारी जगह गिनवा दूंगा जहां पर इस तरह की स्थिति बिहार में बनी हुई है। अब हम 10 साल में 8.5 साल तो समझौते में रहे हम। अब 8.5 साल में नहीं, लालू प्रसाद यादव ने आज तक क्या किया राघोपुर के लिए, आप ये बताइए। नहीं, लालू प्रसाद जी का टाइम में जब उनको सत्ता मिली थी तो उससे पहले बहुत बुरा हाल था, लोग बिहार को पहचानते तक नहीं थे। लालू जी की वजह से एक बिहार के नागरिक को दिल्ली में एक पहचान मिली और एक इंट्रोडक्शन हुआ कि यहाँ पे बिहार से भी कुछ लोग आते हैं। नहीं तो बिहार को इतने कम दर्जे का माना जाता था, वहाँ के नागरिकों को यहाँ कोई इज्जत नहीं थी दिल्ली में। आप दिल्ली में देखिए, वहाँ के रोजगार नहीं देंगे, वहाँ पर संसाधन नहीं होंगे तो बिहार का युवा दिल्ली तो आएगा ही ना। नहीं देखिए, पहले तो बिल्कुल उससे पहले आप देखेंगे लालू जी से पहले बिल्कुल रोजगार का नाम निशान नहीं। फिर लालू जी ने थोड़ा काम करके दिखाया है, तो एकदम से इतना 5 साल में नहीं हो पाता। अच्छा, एक बात बताइए, लालू प्रसाद यादव बेहतर है या नीतीश कुमार बेहतर है?
नहीं, हर मायने में सबने ही, ये तो बीजेपी ने भी माना है कि नीतीश जी बहुत बेहतर है। नहीं, आप बताइए ना, दोनों में से बेहतर कौन है, आपको क्या लगता है? देखिए, हम तो जेडीयू के हैं तो हम नीतीश जी को ही बेहतर बताएंगे। लालू प्रसाद क्यों बेहतर नहीं है? उनका भी तो कार्यकाल रहा है 15 साल का। नीतीश जी के अंदर देखिए एक, यानी कि अभी भी मतभेद हैं नहीं, पूरी तरह से गठबंधन के नेताओं के अंदर, ये कहा जा सकता है। लालू जी एक मत नहीं है कहीं ना कहीं। लालू जी देखो बहुत सीनियर हैं और प्रदेश लेवल के हिसाब से एक किशोर अवस्था का, जैसे बोलते हैं सीएम की जो हम पोस्ट मानते हैं, किशोर अवस्था की होती है। और राष्ट्रीय राजनीति में जो लोग होते हैं वो थोड़े उनसे बुजुर्ग होते हैं। और इस टाइम हमारी किशोर अवस्था में यूँ कहेंगे लड़कपन भी होता है, झड़कपन भी होता है, और नीतीश जी उसके लिए बहुत अच्छे हैं और वो काम को संभाल लेते हैं, बीजेपी को माकूल जवाब देने के लिए भी और वहाँ के और लोगों को समझाने के लिए भी नीतीश जी काफी बेहतर है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। दिनेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीजेपी के। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका वल्लभ टीवी में। जी धन्यवाद। दिनेश जी, मेरे साथ स्टूडियो में परमानंद रेड्डी साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के। उनका कहना है कि जो आरोप लगातार आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, एनडीए की तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आज कई रैलियां हुई बिहार में, अमित शाह ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, बिहार की बदहाली के लिए नीतीश और लालू को जिम्मेदार ठहराया उन्होंने। वो इस बात का पूरी तरह से खंडन कर रहे हैं। नहीं, उनको खंडन करने दीजिए और जनता इसका जवाब देगी जी। पिछले अगर आप 6 दशकों में देखें तो जो कांग्रेस का शासन था, जो लालू प्रसाद का शासन था या नीतीश कुमार का, क्या आप इसको विकास का शासन कहेंगे? ये विनाश का शासन था, जंगल राज का शासन था। अगर इस पर रेड्डी जी ये कह रहे हैं कि नहीं लालू प्रसाद यादव का शासन बहुत अच्छा है, इनको जवाब देना चाहिए। किस मामले में अच्छा था? जहाँ आज बिहार में कुछ स्कूल है लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं है, अस्पताल है लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है। किस तरह के कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति थी। बच्चे सुबह स्कूल जाते थे, दोपहर को सुरक्षित आएंगे कि नहीं इसकी चिंता होती थी। बहन बेटियां घर से बाहर निकलती थी, सुरक्षित आएंगे कि नहीं इसकी चिंता होती थी। घर से भाई अपने काम और नौकरी पर निकलता था, सुरक्षित आएगा कि नहीं इसकी चिंता होती। जिसको आप सुशासन कहते हैं, अगर ये सुशासन है तो इनको मुबारक हो। परमानंद रेड्डी जी, जवाब दीजिए। ऐसा है दिनेश जी, मैं बड़े आदर से आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आज भी लोग कूटे हुए मक्का और गेहूं में जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो आज भी आदिवासी लोग उसको खाते हैं। क्या आपका वो सुशासन है? रेड्डी साहब, आज भी जिस मध्य प्रदेश की बात आप कर रहे हैं वहाँ सरकार एक बार नहीं है। वहाँ की जनता को आप मूर्ख समझते हैं। जनता वहाँ एक बार नहीं, दोबारा नहीं, तिबारा वहाँ सरकार बनाई है और बहुमत की सरकार है। अगर ये होता तो वहाँ जनता की सरकार को एक बार चुन सकती थी, 2 बार चुन सकती थी, लेकिन अगर वो सरकार बार बार चुनी जा रही है, इसका मतलब वो सरकार काम कर रही है। बिल्कुल, परमानंद रेड्डी जी, सरकार एक बार बनती है, दोबारा बनती है, देखिए 2 बार तो इस बात में तो दम है। सरकार वहाँ काम कर रही है। दिनेश जी, होता तो 2 बार से तो हम भी बिहार में नहीं देती। कहाँ पे? बिहार में 2 बार से तो हम भी हैं, अब तीसरी बार हमारा नंबर है। बिहार में तो सिर्फ आप बिहार करने के लिए आए हैं। आप बिहार को कैसा शासन देना चाहते हैं? जिस नीतीश कुमार की चर्चा आप कर रहे हैं, मैं आपसे रेड्डी साहब एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपके मध्य प्रदेश से बहुत अच्छा सुशासन है हमारा। नहीं, मेरा रेड्डी जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जी बताएं। जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे तो आप लालू प्रसाद के जंगल राज से मुक्ति के लिए चुनाव लड़े थे। जी जी, आप इसीलिए लड़े थे ना, जिस लालू प्रसाद यादव के कुशासन और जंगल राज से आप मुक्ति चाहते थे, और आज आप उन्हीं लालू प्रसाद यादव के साथ जाकर आप सुशासन देने की बात करते हैं। आप बिहार में सुशासन आएगा? मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, देखिए राजनीति में कुछ व्यक्तिगत लोगों में भी बदलाव आता है, ऐसी बात नहीं है। और उस वक्त देखिए बदलाव नहीं आता है। नहीं, हमारे सामने मेन मुद्दा ये था कि जो गोधरा कांड के आरोपी हैं, गोधरा कांड के लोग हैं जिन्होंने कांड करवाया, उनका साथ दें कि लालू जी का साथ दें। हमारे तो हमारे नहीं, हमारे पास तो विकल्प था कि दोनों में से किसको चुने। सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर रेड्डी जी नहीं हो गए हैं। हमें तो आप या तो कहिए सर्वोच्च न्यायालय की बात सही, या तो आपकी बता दीजिए ना। न्यायालय की तो हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमें तो ये देखना था जगह जगह पे सांप्रदायिकवादता आपने फैलाई थी। सांप्रदायिकवाद से हमें दोस्ती करनी थी कि हमें लालू जी से दोस्ती करनी थी? लालू भी तो हमें चारा घोटाले में आ गए। चारा घोटाला एक छोटी चीज है, सांप्रदायिक के छोटा घोटाला लग रहा है। सांप्रदायिक के सामने अपने आप में बड़ी बात है। देखिए सांप्रदायिकवाद के सामने चारा घोटाला कोई कुछ माने रखता नहीं है। सांप्रदायिक घोटाला एक लोगों क्या आप गए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, जो जात धर्म और मजहब के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आप करते आए हैं, आप कर रहे हैं,
ये जो शुरू से आप लोगों को पता गौमांस है की बात करते हैं वो सांप्रदायिक है कि जो विकास की बात करते हैं वो सांप्रदायिक नहीं, है? विकास आप तो बातें कहते हैं, विकास हमने कर्म करके नहीं दिखाया आते। बिहार में, विकास हमने किस करके तरह की दिखाया बात बिहार आप में। करते हैं? मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ। अरे आज जो तक- विकास की बात कर रहा है वो सांप्रदायिक है, जो गौमांस खाने की बात कर रहे हो वो सांप्रदायिक है। आप ये बताएं, सांप्रदायिकता कौन फैला रहा है? नहीं आप ये बताएं, 8.5 साल हमारे साथ आप बिहार में रहे, तब तो हम बहुत विकास कर रहे थे। नहीं, बहुत अच्छे और से अभी हमने विकास जुम्मा किया, आप अलग हो गए। विकास कहाँ है? नहीं, वही जुम्मा तो मैं भी तभी कह रहा आप अलग हूँ। हुए हैं। जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो भारतीय जनता पार्टी का वो संस्कार था जो आपको प्रभावित किए हुए था कि बिहार दिखता है, 8.5 साल का बिहार और भारतीय जनता पार्टी की बदौलत दिखता है। अरे भाई, संस्कार हमारा था। सुनिए दिनेश जी, संस्कार हमारा था, हम समाजवादी विचार थे। सुनिए संस्कार तो हम देख रहे हैं ना। अगर हम हमारा संस्कार नहीं होता तो मोदी जी में इतना बदलाव नहीं आता। ये बदलाव लेकिन दिनेश जी, आया है। एक सवाल मेरा आपसे है, सोनिया गांधी ने जब रैली की थी वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार आते हैं तो बिजली की बात करते हैं। जरा वो अपने बनारस में भी झांक के देख ले, वहां क्या हाल है बिजली का। निश्चित तौर पर जाके आप गुजरात देख के आ जाइए। निश्चित तौर पर रेड्डी जी कभी आप छत्तीसगढ़ का सफर कीजिए, बनारस का हाल बताइए जरा। सफर कीजिए तो विकास क्या होता है जरा चश्मा उतारिए, जरा एक कांग्रेसीकरण का चश्मा उतारिए। अगर आपके दृष्टि में दोष हो जाए तो चश्मा लगा के- नहीं ये बताइए, जब तो आप हमारे साथ थे 8.5 साल, तब तो आप कुछ बोले नहीं। फिर उसमें नहीं आप अभी जुम्मा अलग हुए हैं तो आपको हम चुप रहे हैं। दृष्टिकोण में दोष हो गया है। और दृष्टिकोण जब के तो हम दोष बहुत करने विकास के कर रहे थे, बहुत आप अच्छा काम कर रहे थे। कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। जनता इसका जवाब देगी, आप इंतजार कर लीजिए। जनता बिल्कुल इंतजार कीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। इंतजार आपने लोकसभा चुनाव में भी किया था ना। आप देखिए। आप प्रधानमंत्री बन रहे थे और जनता ने जवाब दिया। जनता अब भी दे और देगी आप हो आप। सकता है अभी दिल्ली में हूँ, मैं बिहार में रह के बात कर रहा हूँ। दिनेश 2 जी- चरणों का चुनाव हुआ, तीसरे चरण दिनेश जी, के 8 चुनाव तारीख के में- बाद फिर मिलिएगा। जरा आके बिहार की जमीनी हकीकत देख के जाइए। जमीनी हकीकत हमने बहुत देखी हुई है। आपके- हम लोगों से ज्यादा आपके नेता मोदी 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 कर रहे हैं। देखिए अभी इसमें मोदी, सच्चाई है परमानंद रेड्डी जी। देखिए मोदी जी के अंदर जो बदलाव आया है वो हमारे साथ 17 साल रहने की वजह से आया है। कुछ तो हम छाप छोड़ेंगे ही, कुछ तो हम छाप छोड़ेंगे समाजवादियों की। अब जो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो माननीय लालू प्रसाद यादव के साथ जाकर कौन सा आप मॉडल प्रस्तुत करना चाहते हैं बिहार में? मेरा एक ही प्रश्न है। उस भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ जहां नित नए घोटाले सामने आ रहे हैं तो उनके साथ जाकर बिहार में कौन सा महाघोटाला आप करना चाहते हैं? मैं यही तो मेरा सवाल है। अब कोई घोटाला नहीं है, कोई ऐसा कोई कहाँ घोटाला हो रहा है? कहीं कोई घोटाला का बता दें, आप हमें बता दें कि नीतीश जी ने कोई घोटाला किया हो, ऐसा कोई बता दें, कोई इल्जाम लगा दें, कोई आप तो साबित कह कर रहे हैं दें। ना कि आप बताइए कागज की, आप साबित कर दें कोई घोटाला हो। आप जा रहे हैं भ्रष्टाचारियों के साथ, आपको नहीं आप तो बौखला गए हो। ये जो हमारी जब बिहार की जीत होने वाली सुनिश्चित हो चुकी है, आप बौखला गए हो। आपके राष्ट्रीय नेता बौखला गए हैं, मंच से अनाप शनाप भाषण दे रहे हैं। दिनेश जी, क्या एनडीए बौखला गई है पूरी तरह से? आप बौखला चुके हो। ये आपकी हार की जो बौखलाहट है वो आपके चेहरे पर नजर आ रही है। तो जरा जागते हुए सपने देखना बंद कर दीजिए। अरे हम तो सपने दिखाते हैं लोगों को भी। हाँ, तो अब बिहार की जनता तुम्हें भी सपना दिखाएंगे, अभी दिखाइए 8 तारीख को। 8 तारीख को हम दिखा रहे हैं कि हम सच्चाई वाला सपना, कि 8 तारीख को पूरी जोर तोड़ से हमारी पार्टी आ रही है, नीतीश जी दोबारा से सीएम बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हकीकत दिखा रही है। लेकिन- और हकीकत है गुजरात, हकीकत है छत्तीसगढ़, हकीकत है मध्य प्रदेश, हकीकत है राजस्थान। जाकर हकीकत देख के आइए। आप तो सपने में जीने वाले लोग हैं। बिहार की जनता पढ़ी लिखी है, इनको मूर्ख मत समझिए। यहाँ 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आप सबका फेफड़ा साफ होने जा रहा है। परमानंद रेड्डी जी, दिनेश जी ने एक सवाल उठाया था कि हाँ, जिस तरीके से लालू और नीतीश कुमार एक साथ आए हैं, ये वही नीतीश कुमार हैं जो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते थे। आज ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि दोनों को एक साथ आना पड़ा? सवाल तो उठेंगे इस बात को। ये क्वेश्चन तो हर बारी मेरे से पूछा गया, हर चैनल ने पूछा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास विकल्प ये था कि हम दोनों में से किसको चुने। हमें दिखा कि ये कौन हमारे साथ यानी कि हमारा साथ चल सकता है। और ये सांप्रदायिक वाकता इन पे इतना गंदा इल्जाम है इनके लोगों के ऊपर, तो इनके साथ हमें बड़ा दुश्मन हमें ये दिखा था। ये हमें बड़े दुश्मन के रूप में दिखा। इसको जैसे तैसे रोकना है। हमने अपना गठबंधन बनाया कि जैसे भी इनको चाहे हमें रोकना है। दिनेश जी, आरोप है परमानंद रेड्डी जी का कि आप सांप्रदायिकता फैलाते हैं।
नहीं, देखिए एक चीज है ना, इन्होंने क्या कहा, इनको कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद पर गिर सकते हैं, इसको गिरना नहीं तो और आप क्या कहेंगे। लोगों ने, बिहार की जनता ने जो इनको जिताया था, जो हमारे और नीतीश कुमार के गठबंधन को जिताया था, वो लालू प्रसाद यादव के उस आताशाही शासन से मुक्ति चाहती थी, उस भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती थी। और लालू प्रसाद जब सत्ता में आए थे तो कांग्रेस के उस कुशासन से लोग मुक्ति चाहते थे। जिस कुशासन से लोग मुक्ति चाहते थे, जिस आतंक से लोग मुक्ति चाहते थे, आज कुर्सी का प्रेम इतना ज्यादा बढ़ गया कि आप उन्हीं कुशासन, उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ मिलाकर आप इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। ये कौन सा मॉडल आप बिहार को देना चाहते हैं? दीजिए, आपके नेता कौन सा मॉडल प्रस्तुत करना चाहते हैं? भ्रष्टाचार के साथ मिलकर आप ईमानदारी का शासन करना चाहेंगे? नहीं, हम ये बताना चाहते हैं, देखिए सुनिए दिनेश जी लेकर क्या आप करना चाहते हैं? दिनेश जी, आपकी बौखलाहट स्वाभाविक है, क्योंकि हम 17 साल एक साथ रहे हैं और अब हम लालू से हाथ मिला लिए तो आप बौखला रहे हैं, क्योंकि हमारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। अब ये बौखलाहटपन तो आपको छोटे भाई सहना पड़ेगा, देखो थोड़ा बहुत तो आपको सहना पड़ेगा। देखिए, जब आदमी किसी अच्छे व्यक्ति से मित्रता करता है तो सबको खुशी होती है कि ये व्यक्ति कुछ अच्छा करने वाला है, लेकिन जब व्यक्ति किसी बुरे व्यक्ति के साथ जाता है तो समाज में चर्चा होती है, परिवार में चर्चा होती है। तो निश्चित तौर में आज बिहार के परिवार और समाज में ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव के साथ जाकर क्या करना चाहते हैं बिहार में। नहीं, क्या दिनेश बिहार को फिर से उसी जंगल राज में ले जाना चाहते हैं? नहीं दिनेश जी, मैं आपकी सिंपैथी से बहुत प्रभावित हुआ हूं कि आप जेडीयू को बहुत पसंद करते हैं और हम लालू के साथ चले गए, इसका आपको दुख हो रहा है। लेकिन मैं दुख का कारण बताना चाहता हूं कि जब आपने मोदी जी को चुन लिया और मोदी जी पे इल्जाम इतने कठोर थे कि हमें उस वक्त लालू जी को चुनना ही पड़ा। पसंद करते हैं, लेकिन हम भ्रष्टाचारी को नहीं पसंद करते हैं, हम आताशाही को नहीं पसंद करते हैं, हम लूटने वाले को नहीं पसंद करते हैं, हम जंगल राज बनाने वाले को नहीं पसंद करते हैं। पसंद तो हम सबको करते हैं। 8.5 साल तो आप हमारे साथ बिहार में रहे हैं विकास के लिए, हम सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। 8.5 साल दिनेश जी, आपने हमारा कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है बिहार के विकास में। उस वक्त आप हमारी बड़ी तारीफ करते थे और बहुत तारीफ करते थे, और आज चंद दिनों में ही आप लोग ये कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार कर दिया। नहीं, आपका लेकिन कृतित्व ही ऐसा नहीं है ना कि आप कुछ कर सके। आपको बिहार की चिंता नहीं है, आपको चिंता है तो सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। अब बिहार की जनता आपको कुर्सी देने वाली नहीं है। नहीं तो ये तो देख लीजिए, आप इतना बौखला क्यों गए हैं? अब तो जीत हम बौखलाए नहीं, हमको हमारी कहाँ बौखलाहट है? हमको कौन सी बौखलाहट है? बहुत बौखला नहीं, तो आपकी भाषा शैली बता रही है कि आप बहुत बौखला चुके हैं। आपकी पूरी पार्टी, आपके अमित शाह मंच से बौखलाहट का भाषण दे रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना, आप लोग दीपक लेके तलाश कीजिए। आप कौवा काट रहे हैं, दिनेश जी एक बात कर रहे हैं, आप लोगों को गौमांस खिला रहे हैं और कह रहे हैं हम लोग बौखला गए हैं। आप वेदों का उदाहरण दे रहे हैं कि गौमांस लोग खाते थे, शर्म नहीं आ रही है? देखिए, आपको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की मान सम्मान बेशक करना चाहिए, सभी को करना चाहिए अपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, लेकिन ये बौखलाहटपन जो है, हम इल्जाम लगा रहे हैं अमित शाह पर, पूरे मन से ऐसा बौखलाहट वाला भाषण दे रहे हैं कि उनको पता चल गया कि अब तो जेडीयू की जीत निश्चित हो गई। नहीं करेंगे तो शायद आपकी कल पार्टी में आप ना रह पाए, इसलिए करते। हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ लोग अपने मन की बात करते हैं। दिनेश जी, एक से एक सवाल। परिवार की पार्टी नहीं है कि एक व्यक्ति की पार्टी, हमारी पार्टी। आप देखो, मैं परिवार का पार्टी हो गई, मैं साउथ नीतीश कुमार की पार्टी हो गई। दिनेश जी, मैं परिवार का आदमी नहीं हूँ। पार्टी हो गया, मैं किसी आप परिवारवाद के साथ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं परमानंद रेड्डी हूँ, मैं साउथ इंडिया श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जब आप इस तरह की पार्टी के साथ मैं किसी परिवारवाद का नहीं हूँ। नहीं, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैं परिवारवाद का कहाँ से हो गया? मैं आप कांग्रेस के साथ आपकी पार्टी जा रही, जो पार्टी सिर्फ परिवारवाद का काम करती हो। लालू प्रसाद यादव के साथ आपकी पार्टी गई, जो पार्टी सिर्फ अपने बेटे को लगाने की बात करे, वो परिवार के विकास की बात कर रही है। आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ परिवारवाद क्या है? जब आप परिवारवाद के साथ जाएंगे तो आप समाजवाद और विकासवाद की बात करेंगे। परिवारवाद आपकी पार्टी में नहीं है? कौन सा परिवारवाद हमको हमारी पार्टी में दिखाए, जरा बताइए। एनडीए के घटक दलों में परिवारवाद नहीं है? आपकी बात बताइए। पासवान आपके साथ पासवान रामविलास पासवान की पार्टी में परिवारवाद नहीं है?
क्यों कहा जाता है कि सारे जो फैसले हैं रामविलास पासवान के बंगले पर लिए जाते हैं? परिवार को प्रमोट कर रहा है तो हम उसके साथ जा रहे हैं। आप तो उनके साथ जा रहे हैं जो अपनी पत्नी अपने बच्चों से इन्हीं को नेता बनाना चाह रहे हैं। साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि परिवारवाद है और सारे फैसले रामविलास पासवान के बंगले पर लिए जाते हैं। उन्हीं के करीबियों ने आरोप लगाए, हम नहीं कह रहे हैं इस बात को। नहीं, परिवारवाद की बात हम आपके ऊपर लगा दिए, आप मेरे ऊपर आरोप लगा दीजिए। नहीं, आरोप तो कुछ आधार होता है दिनेश जी, बिना आधार के आरोप थोड़ी लगते हैं। नहीं, बता तो रहा हूँ, आरोप लगाने का काम आपके नेता नहीं करता। पिछले बार माननीय प्रधानमंत्री। नहीं दिनेश जी, ये बात बताइए, आप कांग्रेस पे परिवारवाद का नाम लगा रहे हैं और यही पासवान उनके साथ थे पहले, आप के साथ हैं, आपने क्यों ले लिया उनको? नहीं, हम तो कह रहे हैं हमने कांग्रेस को नहीं लिया ना। आपने पासवान जी को तो ले लिया। हम पासवान जी को ले लिए तो पासवान जी अपने पूरे परिवार के साथ क्यों ले लिया उनको? जब वो तो परिवारवाद के साथ रहे थे साल। चलिए, परिवारवाद में घुसेंगे तो बहस बहुत लंबी, दिनेश जी परिवारवाद में घुसेंगे बहस बहुत लंबी छिड़ जाएगी। एक आखिरी सवाल, मेरा वक्त बहुत कम है। मोदी जिस दावे के साथ सत्ता में आए थे कि अच्छे दिन आएंगे, दाल 200 रुपए किलो हो गई है, क्या यही है अच्छे दिन? बहुत संक्षेप में। निश्चित तौर पर हमने कभी इनकार नहीं किया कि दाल के दाम बढ़े हैं। हमने इन लोगों की तरह कहते थे क्या कि जादू के दंडे हैं। दाल की पैदावार कम हुई है। जिस देशों से हम दाल आयात करते थे वहाँ दालों के भाव काफी बढ़े हुए हैं जी, कि जिनके लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन राज्य सरकारों के भी चाहिए कि वहाँ जमाखोरी ना होने दे, ये सबको पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कहीं आप सुन लीजिए, अब जिस चीज की भी कमी होने लगती है मार्केट में, जमाखोरी बढ़ने लगती है। स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि पैदावार कम हुई है, उसके आयात किए जाए, उसके आयात की व्यवस्था हो रही है। तो आयात कौन करेगा? दाम नीचे आएंगे तो आप लोग करेंगे नहीं करेंगे? कि दाल के दाम नहीं बढ़े। अरे केंद्र सरकार तो आपके पास है, केंद्र सरकार आपके पास है, आप आयात करेंगे। हमने एक बार भी मना किया कि निश्चित तौर पर इसको सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, तो सरकार कार्रवाई कर रही है। नहीं, देखिए बिहार का पूरा चुनाव चल रहा है, ये बौखलाहट में इन्होंने, बिहार के लोग अरहर की दाल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्होंने इसको नहीं, आप लोगों ने काला बाजारी में से डाला है। रेड्डी साहब, बिहार के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, ये जान लीजिए। आज भी आईएएस पीसीएस की सूची वो आप उठा के देख लीजिए तो सबसे ज्यादा आपको बिहार के लोग ही मिलेंगे। आज मीडिया के, अरे तो वो हमारे साथ है सब, ठीक है, उनकी विचार, उनकी लोग मिलेंगे। तो इस तरह की बात आप मत करिए। चलिए, बिहार की अब जनता बड़ी पढ़ी लिखी और जागरूक, ठीक है दिनेश जी, पढ़ी लिखी जनता ही तो हमारे साथ है। ठीक है दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। माफी चाहता हूं, वक्त बहुत कम है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए। लेकिन एक बात तो जरूर है, यहाँ पर दाल 200 रुपए किलो बिक रही है और क्या सवाल यही उठ रहा है कि अच्छे दिनों का वादा कर जिस तरीके से मोदी सत्ता में आए थे, क्या यही है वो अच्छे दिन? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके, ब्रेक के बाद ये चर्चा लगातार हमारी जारी है। मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए, आप ही तो कहते थे ना कि उन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया है, आतंक राज से, भ्रष्टाचार से और परिवारवाद से। और वो भी आपके लिए कहते थे कि आपके राज में माड़ भात भी नहीं मिलेगा। न तो आप चीनी मिल चालू कर सके, न ही निवेश ला पाए, और शिक्षा की तो दुर्गति कर दी है आपने। आप भी तो कहते थे कि वो तनाव की खेती करते हैं, और वो कहते हैं आपने गांव-गांव में दारू की दुकान खोल दी है और आप सबको जवानी में ही दारू पिला के मार डालोगे। जो कल तक आपको काला झंडा दिखाते थे, जिन पर आपको रत्ती भर भी विश्वास नहीं था, उनके साथ मिलकर आप क्या भला करेंगे बिहार का? जवाब दीजिए। जवाब नहीं तो वोट नहीं। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बज गया है चुनावी बिगुल, छिड़ गई है जुबानी जंग। 70 करोड़ 90 करोड़ कितना दे? कोई है अकेला तो कोई किसी के संग। केजरीवाल जी के निमंत्रण पर आए हैं। शह और मात के इस खेल में कौन रहेगा भारी और कौन मारेगा बाजी सारी। बिहार चुनाव पर हमारी खास पेशकश, आवाज सच की। 2022 तक का अटल इरादा है, सबके सर पे छत होगा, ये मोदी जी का वादा है, ये मोदी जी का वादा है, ये मोदी जी का वादा। इस देश को आगे बढ़ाना है, बिहार के आगे बढ़े बिना
हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। और भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है बिहार को आगे बढ़ाना। उठो जागोरो को ललकार चाहिए, भ्रष्टाचार ना तो अहंकार चाहिए। इस बार बीजेपी सरकार चाहिए, इस बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, इस बार बीजेपी। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बढ़ के मोदी मोदी मोदी। बिहार की जंग, क्या फिर चलेगा मोदी का जादू या लालू नीतीश मारेंगे बाजी? चुनावी समर में दिग्गजों ने झोंक दी है ताकत। किसकी होगी जीत, किसकी होगी मार? बिहार के चुनाव से हर खबर पर हमारी पैनी नजर सिर्फ वल्लभ टीवी पर। आवाज सच की। समय की पुकार है, बदलनी सरकार है, सरकार है, सरकार है, सरकार है। ओ भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, जंगल राज न आए इस बार। गरीब सहना अत्याचार, जन जन पाए अपना अधिकार। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार आप निर्णय कर लीजिए, मैं आपकी सेवा में खड़ा रह जाऊंगा। हर पल बिहार के साथ खड़ा रह जाऊंगा, कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलूंगा और मैं दिखा के रहूंगा कि हिंदुस्तान का बदलाव बिहार से शुरू हो रहा है। अब हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बदलना बिहार है, बिहार है, बिहार है, भाजपा इस बार है, इस बार है, इस बार है। बदलना बिहार, बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बनते बिगड़ते समीकरण, सड़क से लेकर संसद तक, आंदोलन से सत्ता के गलियारों तक, सियासत की हर खबर पर पैनी नजर। देखिए ब्रजेश निगम के साथ सिर्फ वल्लभ टीवी पर। समय की पुकार है, बदलनी सरकार है, विकास पैकेज की डोर थामे, विकास पैकेज की डोर थामे। ये दिल्ली सरकार कोई उपकार नहीं कर रही है, ये दिल्ली सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। ये बिहार का हक है जो आज तक दिया नहीं जाता था, वो देने का सौभाग्य आपने मुझे दिया है, इसलिए संभव हुआ है। ये आपका है, आप ही के हक का है। मैं तो सिर्फ आपने मुझे जो काम दिया है उसको एक सिपाही की तरह पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। बदलना बिहार है, बिहार है, बिहार है, भाजपा इस बार है, इस बार है, इस बार है। बदलना बिहार है। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए, बिहार में साल दर साल अपराध के आंकड़े बढ़ते रहे, तब तो आपने घर घर दस्तक नहीं दी। अस्पतालों में बिना दवा के बीमार मरते रहे, वहां तो आपने दस्तक नहीं दी। लाखों घरों में बिजली नहीं पहुंची, वहां तो आपने दस्तक नहीं दी। भूल गए, आप ही ने तो कहा था कि बिजली नहीं पहुंचाई तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। तो फिर अब वोट मांगने के लिए घर घर दस्तक क्यों? जवाब दीजिए, जवाब नहीं तो वोट नहीं। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
इलाज पाने के लिए वोट देने जरूर आना इस बार। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए, जब गांधी मैदान में आतंकवादी हमले में 6 लोग मारे गए तब आप कहां थे? जब मिड डे मील में 23 बच्चे जहरीला खाना खाने से मारे गए तब आप कहां थे? हम तो अखबारों में पढ़कर भी उस दर्द को महसूस कर रहे थे और आप मुख्यमंत्री होकर भी वहां मुंह दिखाने तक नहीं गए। क्या यही है आपका प्यार बिहार के लिए? जवाब दीजिए। जवाब नहीं तो वोट नहीं। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। देखिए इलेक्शन डेस्क लाइव हर रोज दोपहर 1 बजे और शाम 5 बजे। इस चुनाव में आप ऐसी एक मजबूत स्थिर सरकार बनाइए जो बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करे। बिहार के नौजवान को बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके बिहार छोड़ करके जाना न पड़े। बिहार का भाग्य बदलने के लिए, बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस चुनाव में आप वोट कीजिए, भारी मात्रा में वोट कीजिए। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के पर एक बार सुशासन की बात कर लेते हैं। एक तरफ तो सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार सुशासन के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन इन दावों और वादों की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जी हां, बिहार के बेगूसराय से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। बेगूसराय में एक महिला कुछ लोगों ने मिलकर बुरी तरह से पीटा और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। जीवन अस्त व्यस्त नहीं त्रस्त हो रहा है। हे मानव, तुझको क्या हो रहा है? अपना ही घर फूक फूक तू क्यों बाहुबल पर अपने झूम रहा है? दानव साना व्यवहार कर, तू मानव है, मानव जैसी बात कर। अब निज स्वार्थ को त्याग दे, तू मानव है, मानवता का राग दे। लठ दुनाली चाकू फरसा, अब तो हथियारों को त्याग दे। मानवता को ना शर्मसार कर, तू मानव है, मानव जैसी बात कर। जी हाँ, ऐसा ही कुछ आपके दिमाग में आएगा आप जब इस खबर को देखेंगे। बिहार के बेगूसराय से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला को सबके सामने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया और सब बुत बनकर सिर्फ और सिर्फ देखते रहे। किसी ने कुछ नहीं बोला। वहीं सबसे हैरान कर देने वाली बात ये रही कि जो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, उसी पुलिस के सामने महिला को बुरी तरह से पीटा जाता रहा और पुलिस तमाशबीन बनी तमाशा देखती रही। बिहार के बेगूसराय में एक बच्चे की हत्या के मामले में ग्रामीणों ने एक महिला और एक युवक को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी। हजारों लोगों की भारी भीड़ ने पुलिस के सामने ही महिला की इस कदर पिटाई की कि मानवता भी शर्मसार हो जाए। दर्जनों महिला लाठी और डंडे से अर्धनग्न कर महिला की पिटाई करती रही। इस दौरान पुलिस ने कई बार महिला को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। दरअसल 13 अक्टूबर को मुफसिल थाना के अयोध्यावाड़ी गांव के 12 साल के हुरिल कुमार की गला दबाकर और चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। गांव वालों को गांव की ही रेणु नाम की एक महिला पर अवैध संबंध के कारण अपने प्रेमी से मिलकर हत्या कराने का शक था। गांव वालों ने आरोप में रेणु देवी और युवक सूरज कुमार को पकड़ लिया और उनके हाथ बांधकर पिटाई करने लगे, जिसके बाद दोनों ने हत्या की बात कबूल भी कर ली। बिहार में लगातार जंगल राज जैसी वारदात सामने आ रही है और सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार का सुशासन लगातार फेल होता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि बिहार में चुनाव के दौरान ये हाल है तो चुनाव के बाद क्या होगा। आशीष पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, वल्लभ टीवी।
जी हाँ, मानवता शर्मसार इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वो महिला की पिटाई कर रहे थे। लाठी डंडों से महिला को पीटा गया, लेकिन उसको बचाने के लिए कोई नहीं आया। पुलिस थी लेकिन मूक दर्शक बनी हुई। बेगूसराय से हमारे संवाददाता मारुति नंदन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मारुति नंदन, सबसे पहले पूरी खबर बताइए क्या दर्शकों को। 13 अक्टूबर को जी एक मोहल्ले में एक लड़के होली नाम के लड़के की निर्मम हत्या कर दी गई थी, गला दबा के और सबको धोख के, जिसमें ये मामला सामने आया कि वो जो लड़का जो पुलिस के हिरासत में है, जिसको पुलिस से अपने हिरासत में इलाज करवा रही है, जिसका नाम रेणु देवी है, और लड़का जो हिरासत में है उसका नाम सौरभ कुमार है। वो दोनों के बीच में मामू और मामी और भैया का संबंध था और दोनों आपस में प्रेम संबंध से जुड़े हुए, जिसका संजीत गवाह वो लड़का था, हत्या हो चुकी है, होली कुमार नाम है। इस घटना के साथ को छुपाने के लिए ये दोनों, लेकिन मारुति हम देख रहे हैं तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं कि कोई भी इस महिला को नहीं बचा रहा है। और पुलिस क्या वहां पर मौजूद थी उस वक्त? जी, पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, जो अभी आप दृश्य में देख रहे हैं कि बिल्कुल तस्वीरों हम देख पा रहे हैं। की पिटाई उस महिला के साथ की गई और गाँव वालों का आरोप था ये महिला अपने भगना के साथ में अनैतिक संबंध दिन बनाती थी, जिसका तस्वीर जब वो लड़का होली कुमार नाम का था। उसी सिलसिले में वो 5 दिन से फरार था। तो वो जब अपने गांव आया तो उसके बाद गांव वालों ने उसको पकड़ जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद इस महिला को भी पकड़कर बुरी तरह से पिटाई की और इसी तरह ये मामला 3% का बताया जाता है। थाना अध्यक्ष के कथनानुसार इस लड़का को उस महिला को हिरासत लेकर इलाज सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। अभी फिलहाल वो इलाजरत है। किसी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई मारुति नंदन अब तक पुलिस की तरफ से? हाँ, पुलिस की तरफ से अभी कार्रवाई यही हुई है कि उस लड़का को पुलिस अपने कस्टडी में रख के इलाज करवा रही है। महिला का भी इलाज चल रहा है और पुलिस का ये कहना है कि जो लड़का माने आरोपी है तो जेल भेजा जाएगा इलाज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मारुति नंदन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल यहाँ पर यही उठता है कि सुशासन की बात नीतीश कुमार करते हैं, बिहार में सरेआम महिला को पीटा जा रहा है लेकिन किसी ने नहीं बचाया। खासतौर पर जब पुलिस वहां पर मौजूद है, उसके बावजूद भी महिला पिटती रही, पुलिस तमाशबीन बनी रही। मेरे साथ परमानंद रेड्डी जी लगातार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के। परमानंद रेड्डी जी, तस्वीरें आपने खुद देखी हैं, क्या कहेंगे अब? नहीं, ये बहुत दुखद घटना है जी, और मैं समझता हूं कि पुलिस कर्मी जो भी थे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन एक पब्लिक का भी कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है कि उनको छुड़ाए। आसपास के पंचायत भी होगी, दूसरी पार्टी के नेता भी होंगे या हमारी पार्टी के नेता भी होंगे, उसका भी फर्ज बनता है कि उसको भी में कोई ना कोई बचाव तो किया जाता। लेकिन इसमें दिख रहा है वीडियो रिकॉर्ड इसके अंदर कि कोई बचाने नहीं आ रहा, बल्कि सब लोग तमाशा देख रहे हैं। जैसे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो, सब लोग देख रहे हैं, पुलिसकर्मी भी देख रहे हैं। तो ये बड़ा दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी जिम्मेदार है, औरतें हैं जो मार रही हैं जी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और जो लोग मौजूदा वहाँ पे मुख्य लोग खड़े हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए कि ऐसी कार्रवाई उनके सामने हो रही है। लेकिन परमानंद जी, एक चीज हमने देखी, जिस तरीके से हम वीडियो में देख पा रहे हैं, तमाम जो लोग हैं महिला को पीट रहे हैं, यानी कि तमाम जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। क्या मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं बची थी उनके अंदर? अब यही तो सामने दिख रहा है कि मानवता नाम की कोई चीज दिख नहीं रही है। और ये जरूरी नहीं, बिहार में ये हर बहुत जगह हमने देखा, दिल्ली में भी देखा है, पुलिस वाले खड़े हैं और लोग मारा जा रहे हैं, एक ही को मारे हैं, वो कर रहे हैं, कोई बचाने वाला मिलता नहीं है। बाद में वो रिपोर्ट बना के उनको सबमिट कर देते हैं और 4-5 आदमी को अरेस्ट कर देते हैं। ये हमारी इसके लिए कोई कठोर नीति बनानी पड़ेगी। लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिहार में अपराध मुक्त बिहार की बात नीतीश कुमार करते हैं, दूसरी तरफ पूरा तमाशा पुलिस के सामने होता रहा, लेकिन कोई भी उस महिला को बचाने के लिए नहीं आया। यानी कि पुलिस वाले भी जानबूझकर देखते रहे और महिला पिटती रही। नहीं, देहात क्षेत्र में ऐसा होता है कि थाने बहुत दूर दूर, दिल्ली की तरह नहीं होता कि एक फोन किया पीसीआर आ गई, बहुत दूर दूर होते हैं और मारपीट इतना हंगामा हो जाता है, इतनी भीड़ पब्लिक है और पुलिस वाले बहुत कम है। और ऐसे में पुलिस वाले खुद डर रहे हैं, जैसा दिख रहा है कि पब्लिक उनको पे टूट पड़ेगी। और हो सकता है उस क्षेत्रवाद की मेंटेलिटी ऐसी हो, उस क्षेत्र की ऐसी मेंटेलिटी हो, उसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व है उस मेंटेलिटी के अंदर।
लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी बनती है पुलिस को दुरुस्त करने? अब जिम्मेदारी तो अब ये है, इस पे एक्शन लिया जाएगा। जो भी दिख रहा है सामने तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। उस एक्शन से जो औरों तक भी मैसेज जाएगा कि एक्शन लिया गया। लेकिन दुखद ये है कि हमारे संवाददाता मारुति नंदन जिस तरीके से बता रहे थे कि पुलिस वहां पर थी, अब तक कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की गई है। क्या ये नहीं दर्शाता है कि बिहार में कानून व्यवस्था का क्या हाल है? किस तरीके से प्रशासन को दुरुस्त करने की बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर आपके सामने है। देखिए, कानून को इसमें जो लोग हाथ में ले रहे हैं उसमें सभी पार्टी के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। किसी पार्टी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने उसे बचाया भी नहीं है। तो इसमें केवल नीतीश कुमार जी का कहते कोई सुशासन नहीं है, कुशासन चल रहा है, ये चल रहा है, तो ये बहुत मुश्किल है। बहुत विस्तृत क्षेत्र होता है, देहात का एरिया होता है, गाँव का जंगल का एरिया होता है, और जो बात सामने आती है उस पर एक्शन लिया जाएगा। उसमें सभी लोग एक्शन लेंगे। इसमें तो सभी दुखित हैं, इस घटना से तो सभी दुखी हैं। मैं समझता हूं कि सारी पार्टी वालों को एक मत होना चाहिए इस पे, और उस पे एक्शन बहुत ज्यादा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन परमानंद जी, नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार को अपराध मुक्त हम बनाएंगे। मैं आपको लगातार कई घटनाएं गिना दूंगा। पिछले हफ्ते पुलिस वाले को ही बदमाशों ने गोली मार दी, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। आपको नहीं लगता है कि बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि उन्हें पुलिस प्रशासन का कतई डर नहीं है? देखिए, मैं पूरे फ्रैंकली कहना चाहता हूँ, नीतीश जी के आने से पहले इतने बदमाश और इतना गुंडागर्दी थी, और नीतीश जी ने 90% तक कंट्रोल किया। लेकिन 10% कहीं छुटपुट घटना होती हैं, और कुछ उपद्रवी चुनाव के माहौल में ये माहौल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। परमानंद रेड्डी जी, मैं आपको बड़ी घटना का उदाहरण देता हूं। एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनके घर पर 50 हथियारबंद हमलावरों ने हमला बोल दिया और पूरी तरह से उन्हें जख्मी कर दिया, पूरे परिवार को जख्मी किया उनके। ये छोटी घटना बोलेंगे आप इसे? इसमें एक्शन लेना चाहिए, सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। जो भी फैसला हुआ है तो उसका एक्शन ऐसा लिया जाए ताकि दूसरे तक मैसेज जाए कि आगे को ऐसी घटना ना हो। छोटी घटना तो नहीं कहा जा सकता। देखो, चुनाव के दौरान में ऐसी घटना है तो बिल्कुल प्री प्लान से होती है। इसको तो छोटे नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो प्री प्लान से हुई है। एक निर्दलीय उम्मीदवार के पर ऐसे गाँव के लोगों ने कहा क्यों खड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए खड़ा हो रहा है। लेकिन जिम्मेदारी सुरक्षा व्यवस्था की बनती है ना। और दूसरी तरफ जब हमने उन निर्दलीय उम्मीदवारों से बात की तो उनका कहना था, मैंने सुरक्षा की गुहार लगाई और मात्र 3 या 4 पुलिस वाले उन्हें दिए गए हैं। क्या 50 लोग आते हैं, हमला करते हैं, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 4 पुलिस वाले 50 लोगों को रोक पाएंगे? ठीक है, जिसने भी उनको फोर्स दी है, 3 आदमी की दी है, उनके खिलाफ भी देगा? बताइए, बिहार सरकार ही तो देगी ना। बिहार सरकार, यानी कि नीतीश जी इस चुनाव में इतने बिजी होते हैं सब लोग, मतलब और चुनाव जीतने के लिए, चुनाव इस मामले में इतने मशगूल है नीतीश कुमार, चाहे बिहार में कुछ भी हो रहा हो, अपराध बढ़ रहा हो, वो उस पर ध्यान नहीं देंगे। नहीं, देखिए, अगर एक तरफ जाते हैं, देखिए एक तरफ जाते हैं, सारी फोर्स चुनाव में लगा दी गई है। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, जिस तरह की घटना में आपको ऐसा नहीं उस पर किसी का ध्यान नहीं। ऐसा नहीं है, देहात का क्षेत्र होता है और बहुत दूर तक लेनी होगी, बहुत दूर तक। देखिए कि देहात का क्षेत्र होता है, वहां पर पुलिस नहीं होती है, पुलिस नहीं पहुंच पाती है। ये जिम्मेदारी किसकी है कि वहां पर थाना बनाया जाए, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, ऑल ओवर इंडिया के अंदर पेट्रोलिंग करे वहां पर? देखो, ऑल ओवर इंडिया के अंदर देहात के क्षेत्र में पुलिस देर से आती है, क्योंकि क्षेत्र ऐसा होता है कि वहां पब्लिक कम होती है और थाने बहुत दूर दूर होते हैं, और थोड़े छोटे छोटे गाँव होते हैं दूर दूर में, बीच में खेत खलियान होते हैं। इसकी वजह से सड़कें भी नहीं जिससे पहुंच सके सही से। और ये घटना जो भी हुई है, और जिसने भी उनको प्रोवाइड किए, 3 पुलिस वाले प्रोवाइड किए हैं, और 50 आदमी ने उन पर अटैक किया है, तो उसको उस ऑफिसर के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए कि 3 ही क्यों दिए गए हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। मेरी भी नीतीश कुमार जी से मांग है कि इसमें सख्ती से लिया जाए, ताकि पार्टी वालों को ऐसा देखना ना पड़े और पूरे देश वालों को देखना ना पड़े, और पार्टी को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। आपने तो ऐसा बोल के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है कि ठीक है, एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्शन होता कहाँ? आप मेरे को लगातार जो मैंने घटनाएं बताई है, आप बता दीजिए किस पर एक्शन हुआ आज तक? अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं रेड्डी साहब लगातार। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें खौफ ही नहीं रह गया है। पुलिस प्रशासन का तो कतई खौफ नहीं है बिल्कुल। बहुत सारी घटनाएं मैं आपको गिनवा दूंगा, मेरे पास समय नहीं है मैं आपको इतनी घटनाएं गिनवाऊं। आप छोटी घटना बोल रहे थे, इसलिए मैंने आपको 2-4 घटनाएं गिनवा दी हैं। आप कहें तो और 2-4 और गिनवा दूं। देखिए, बिहार एक ऐसा प्रदेश था जहां पे इतना मामला खराब था जी। अब नीतीश जी ने इतना बहुत सुधार किया है, अब थोड़ा और रह गया तो उसे भी और सख्ती से हम पालन करेंगे। 10 साल कम नहीं होते हैं। देखिए, 10 साल में एक बंजर जमीन पे 10 साल भी कम होते हैं। एक बंजर जमीन पर काम करना 10 साल भी कम होता है। 10 साल में तो 5 साल का वक्त सरकार के पास होता है रेड्डी जी। 5 साल में आपको जो करना था कर देते आप।
देखिए 10 साल अब में भी देखिए पूरी मेरी तरह बात, से बिहार देखिए अब अपराध मोदी जी आए हैं। हाँ। मोदी जी कह रहे हैं मैं 5 साल में अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे 15 साल चाहिए। अब बताएं तो यानी कि 5 साल में कितना काम हो जाएगा? पर चलेंगे जो नहीं, उनके नक्शे कदम नहीं, हमने तो बहुत कुछ करके दिखाया। मतलब वो 15 साल बोल रहे तो आप भी 20 साल बोल रहे हैं। हमने भी बहुत कुछ करके दिखाया है और अभी तक हम बीजेपी के साथ है 8.5 साल, और कुछ मजबूरियां भी होती है गठबंधन की। और अब देखिए अब हम इंडिपेंडेंट आएंगे, आप तो करेंगे इसमें। ये तो देखिए चुनाव आ रहे हैं तो जुमलेबाजी होगी कि ठीक है अब हमारी सरकार आएगी तो हम विकास करेंगे, सड़कें बनाएंगे, अपराध मुक्त करेंगे। सवाल ये है कि अब तक क्यों नहीं हुआ है? क्या 10 साल का कार्यकाल कम होता है? दिनेश जी भी ये कहते हैं कि बिहार का व्यक्ति बहुत समझदार है और सुलझा पढ़ा लिखा है और वो जानता है नीतीश जी ने कितना काम किया है, और आगे भी वो अगर वोट दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं कि नीतीश जी और काम करेंगे, उनको उम्मीद है नीतीश जी से। चलिए उम्मीद है नीतीश जी से, लेकिन आपको लगता है कि बिहार की जनता जो चीज चाह रही है, अपराध मुक्त चाह रही है बिहार को, वो हो पा रहा है कहीं? देखिए अपराध ये जो मामला हुआ है ये समाज को बदलने के लिए तो कोई ऋषि मुनि को आना पड़ेगा अवतार लेके। तो समाज की मेंटलिटी देखिए, आप कैसे मार रहे हैं। देखिए समाज की मेंटलिटी, इसमें एक मुख्यमंत्री क्या करता है? आश्चर्य हमें इस बात को लेकर हो रहा है, पुलिस वाले वहां खड़े हैं, इस मेंटलिटी को अभी अब देखिए हजारों आदमी हैं, 4 पुलिस वाले हैं, क्या कर लेंगे? और वैसे उनको उनके पर एक्शन होना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए था, उसको कवरिंग देना चाहिए था लेडीज को, और उसको उन्होंने कवरिंग नहीं दिया है। आप और इसमें दोषी किसे मानते हैं? आखिरी सवाल मेरा। नहीं, मैं जो मौजूदा पुलिस वाले थे वो दोषी हैं, और राज्य सरकार दोषी नहीं है? राज्यसभा उस पर एक्शन नहीं लेती तो वो भी दोषी है। अब तक नहीं, अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। अभी तक सामने आई नहीं होगी न्यूज या कुछ 3 दिन हो गए हैं इस खबर को, लगातार हम दिखा रहे हैं, लगातार आप जैसे हमारे संवाददाता मारुति रंजन बता रहे हैं कि अब तक कोई एक्शन नहीं। देखो एक्शन देखिए, कल एक्शन हो जाएगा। हम भी जा रहे हैं और पार्टी में आवाज हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राज यादव जी से बोलेंगे, इस बात में एक्शन लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा। कल तक होगा कुछ ना कुछ एक्शन। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस पर एक्शन हो, इस तरह की घटनाएं बिहार में रोकें, क्योंकि बिहार को अपराध मुक्त बनाने की बात तो बार बार की जाती है। अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो वाकई सवाल तो जरूर उठेंगे। परमानंद रेड्डी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक नजर डाल लेते हैं बिहार की टॉप 10 खबरों पर। मानवता को तो अपराध मुक्त बिहार की बात लगातार की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर सच्चाई क्या है वो आज हमने आपको दिखाई। महिला का जो वीडियो है वो पूरी तरह से दिखाया। पुलिस तमाशबीन बनी रही, लेकिन महिला को किसी ने नहीं बचाया। महिला पिटती रही, लोग तमाशा देखते रहे। एक नजर टॉप 10 पर। प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही, लेकिन एक नजर चलते चलते। कितना